हेलो स्टूडेंट्स, अत्री नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे पेड़ पौधों में पदार्थों का परिवहन। इससे पहले हम जंतुओं में और मनुष्य में परिवहन के बारे में पढ़ चुके हैं कि उनमें किस प्रकार से पूर्ण विकसित परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसमें वाहिनियां, हृदय जैसी संरचनाएं होती हैं। क्या पेड़ पौधों में भी इस तरह की संरचना होती हैं? तो इसका जवाब है नहीं। पेड़ पौधों में इस प्रकार की संरचनाएं नहीं होती। हालांकि पेड़ पौधों को भी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल, खनिज लवण जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज जैसे खनिज चाहिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करने के लिए। पेड़ पौधों में क्या व्यवस्था रहती है? आपने देखा कि कुछ पेड़ पौधे छोटे होते हैं, मध्यम आकार के, और कुछ बहुत विशालकाय होते हैं। अब विशालकाय पौधों में ये पदार्थों का परिवहन कैसे हो सकता है, कहां से होता है? ये दो प्रश्न हैं। अगर मैं कहूं बात कि भाई पेड़ पौधों को जो अपनी आवश्यकता की सामग्री है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये तो वातावरण से मिल रहे हैं। आपने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण में विसरण विधि द्वारा और श्वसन में ये प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन बाकी के बाकी सारे पदार्थ जो हैं, चाहे वो जल हो और विभिन्न प्रकार के खनिज लवण हो, वो उनसे मृदा से मिलते हैं। मृदा से ही उसे वो ग्रहण करने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं। पर कैसे? इस बात के जवाब में दो बातें होती हैं। हम देखते हैं कि भाई परिवहन केवल इनका ही नहीं होता, इसके साथ साथ जो पौधों में, पौधे की पत्तियों में जो भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप, वो भी तो सभी पौधे के सभी भागों में चाहिए, तो उसका भी तो स्थानांतरण होना चाहिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो इन दोनों बातों का अध्ययन करेंगे हम, और इस बात के लिए जरूरी है कि भाई दो चीजें हैं, एक मृदा जहां से हमें वो पदार्थ ले रहे हैं, और दूसरे वो पत्तियां जहां पे पर्णहरित में है, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। क्योंकि कुछ पदार्थों को वहां भेजना है और कुछ को वहां से लेना है। तो ये दूरी मायने रखती है कि भाई भूमि जो मृदा है, वहां से जो प्रकाश संश्लेषण करने वाली संरचना है, वहां से उनकी दूरी कितनी है। अगर ये दूरी कम होती है तो पौधों में एक कोई विशेष प्रकार की संरचना नहीं होती, उनमें सिंपल एक विसरण विधि के द्वारा पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर परिवहन हो जाता है। डिफ्यूजन के द्वारा यह कार्य हो जाता है। लेकिन यदि ये दूरी अधिक हो तो वहां पर एक सुदृढ़ संवहन सिस्टम पाया जाता है, एक सुदृढ़ परिवहन तंत्र पाया जाता है। आप देखते हैं कि भाई इतने विशालकाय पेड़ हैं जिनकी ऊंचाई जो है कई सैकड़ों फीट है। वहां तक जल जाना है भाई, ऊपर तक जल को चढ़ाना है, कैसे पहुंचे वो? आप अपने घरों में देखते हैं, बिल्डिंग्स में अगर तीसरी चौथे माले पे अगर आपको पानी चढ़ाना पड़ जाए तो आपको एक पंप की जरूरत पड़ती है। लेकिन पेड़ पौधों के पास तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो उनके पास क्या व्यवस्था है इस तरह की, तो आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो हम ये जान चुके हैं कि यदि दूरी कम है तो भाई साधारण विसरण के द्वारा भी परिवहन हो जाएगा। तो पहले हम कम दूरी को ही देखते हैं। तो ये बात आती है, विसरण क्या है भाई, जिसे हम इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं। पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गति करना कहलाता है परिवहन, विसरण। इसे कहते हैं डिफ्यूजन, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना। यानी जहां पे उसकी सांद्रता अधिक है वहां से वो कम सांद्रता की ओर गति कर जाए, इसे विसरण है। ये हमने पहले भी जाना है। विसरण एक बहुत ही
धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, बहुत धीरे धीरे होता है। और विसरण भी आप देखेंगे कि विसरण भी दो तरह का हो सकता है, एक अक्रिय विसरण और एक सक्रिय विसरण। अक्रिय विसरण की वह विधि है जिसमें ऊर्जा खर्च नहीं की जाती, ये प्राकृतिक रूप से होता है बिना ऊर्जा खर्च किए। जबकि सक्रिय विसरण वह विसरण है जिसमें प्राय ऊर्जा खर्च की जाती, ऊर्जा खर्च करके ही होता है। एक और टर्म हम समझेंगे जो विसरण से मिलती जुलती है, वो है प्रासरण। प्रासरण ये लिखा है, ओस्मोसिस जिसे हम कहते हैं। ओस्मोसिस क्या होता है भाई? जब हम ओस्मोसिस की बात करते हैं, प्रासरण की बात करते हैं, तो है तो ये भी। अब आप देखिए कि जो विलयन है बनता है, विलयन में विलेय प्लस विलायक दो हैं। विलेय वो पदार्थ है जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में होता है किसी विलयन में, और विलायक वे पदार्थ होते हैं जो अधिक मात्रा में होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं चीनी का घोल या चीनी का शरबत, तो चीनी के शरबत में या चीनी का विलयन कहूं मैं, तो उसमें अधिक मात्रा में कौन है? जल है, तो उसे क्या कहेंगे? विलायक। और कम मात्रा में कौन है? चीनी, तो वो क्या हो गई? विलेय। इज दैट क्लियर? अब विसरण की विधि में तो चाहे विलेय की सांद्रता ज्यादा हो चाहे विलायक की सांद्रता, पदार्थ के अणुओं को गति करना है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। लेकिन प्रासरण में इसमें थोड़ा सा चेंज है कि इसमें सदैव विलायक के अणु गति करेंगे, विलेय के नहीं करेंगे। विलायक के अणु जब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा गति करते हैं, तब हम इसे कहते हैं प्रासरण ओस्मोसिस, है ना। प्रासरण की घटनाएं आप अपने जीवन में देखते हैं। जैसे अगर आप रात्रि में पानी के अंदर कुछ किशमिश डाल दें तो सुबह तक क्या होता है? वो फूल जाती हैं। किशमिश क्या हो जाती हैं? फूल जाती। क्यों फूल गई भाई किशमिश? क्योंकि पानी जो है उसकी सांद्रता बाहर ज्यादा है बनिस्पत की किस्मत में किशमिश के, तो किशमिश की कोशिका भित्ति और सेल मेम्ब्रेन से वो जल जो है इसमें भर जाता है, किशमिश में भर जाता है, तो किशमिश जाती है फूल। तो ये प्रासरण के कारण ही है। तो प्रासरण की घटना को भी हमें समझ के रखना है, ठीक। तो मैंने बताया जो छोटे पौधे होते हैं, जो कम दूरी है जिनके बीच में, जहां पर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है और मृदा जहां से वो जल और खनिज लवण ले रहे हैं, उनमें सामान्यतः विसरण के द्वारा ही ये कार्य संपन्न हो जाता है। लेकिन उनका क्या, जिनकी दूरी अलग है, जो विशालकाय वृक्ष है, तो हमारा मुख्य उद्देश्य जो है उनके बारे में ही समझने का है, जो बड़े हैं। तो हमने बताया कि भाई जो बड़े वृक्ष हैं जिनमें दूरी अधिक है, उनमें एक सुदृढ़ परिवहन तंत्र होता है, और ये परिवहन तंत्र जल और खनिज लवण तथा जो भोज्य पदार्थ है उनका परिवहन करता है। तो उनमें जाइलम तंत्र और फ्लोएम तंत्र दो स्वतंत्र तंत्र होते हैं। जाइलम जल और खनिज लवण का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों में बने जो भोज्य पदार्थ हैं उनका संवहन करता है। तो अब हम एक एक करके जानेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से ये कार्य संपादित होता है, ये कार्य पूरा होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पौधों में जल का संवहन। पौधों में जल का संवहन, और हमने बताया कि किस ऊतक के द्वारा होता है बच्चों? जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। जाइलम ऊतक आपने कक्षा 9th में पढ़ा है कि भाई जाइलम जो ऊतक है वो बना हुआ है किससे?
वाहिनिकाओं, वाहिकाओं, जाइलम मर्दूतक और जाइलम तंतु, 4 प्रकार की संरचनाएं इसमें भाग ले रही हैं। और यहां पर जो मुख्य है जाइलम की वो है वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। ये मुख्य भूमिका अदा करती हैं जल के संवहन में। तो जल के संवहन को अब चूंकि जल और खनिज लवण हमने कहा मृदा से लिए जाएंगे, तो हम इसे अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से कुछ भागों में बांट रहे हैं। सबसे पहले है मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण, पहला पॉइंट ये है। फिर है मूल रोम जब जल का अवशोषण कर लेंगे तो मूल रोम के बाद क्या होगा, जल जो है पहुंच जाएगा जाइलम तक, और उसके बाद ही फिर वास्तव में संवहन का कार्य होता है। तो पहले हम मूल रोमों द्वारा जल का संवहन को, जल के अवशोषण को पढ़ेंगे। मूल रोम क्या है भाई? सबसे पहले तो आता है मूल रोम क्या है? जो जड़ें होती हैं हमारी और जो विशालकाय वृक्षों की जड़ें हैं बच्चों, उनमें एक प्राथमिक जड़ होती है जो मुख्य गहराई तक जाती है, उससे फिर शाखाएं निकलती हैं जिन्हें हम द्वितीयक जड़ कहते हैं। द्वितीयक जड़ से भी शाखाएं निकलती हैं, फिर इन्हें तृतीयक जड़ कह सकते हैं। तृतीयक जड़ आगे भी बढ़ सकती हैं, लेकिन अंत में, सबसे अंत में प्रत्येक जड़ से छोटी छोटी एक कोशिकीय संरचनाएं निकलती हैं। एक कोशिकीय संरचनाएं हैं जिन्हें हम कहते हैं मूल रोम। जड़ में ये एक कोशिकीय संरचनाएं यानी मूल रोम ही वह संरचना है जो भूमि से जल और खनिज लवण का अवशोषण करती है। यानी मूल रोम ही भूमि से जल और खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। पहला पॉइंट तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब मूल रोम मृदा से यानी मिट्टी से जो जल अवशोषित करते हैं, वो ये नहीं कि जो भरा हुआ है जल वो ही ले लेंगे, नहीं बच्चों, मृदा के जो कण हैं उनके चारों ओर जल की एक पतली फिल्म बन जाती है जिसे हम केशिकीय जल कहते हैं। और इस केशिकीय जल को ही ये मूल रोम जो है प्रासरण की क्रिया द्वारा अवशोषित करते हैं। जरा समझेंगे हम कि इस अवशोषण की क्रिया किस प्रकार से होती है। तो देखिए, ये पौधों की जड़ें, हमने एक बड़ा वृक्ष दिखा रखा है, इसमें ये जड़ें प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक जड़ गई हैं और फिर उसमें ये मूल रोम है। यदि हम जड़ की काट को काटे, आंतरिक संरचना को देखें, तो एक मूल रोम, एक कोश के मूल रोम ये दिखाया गया है। ये मृदा के कण हैं बड़े बड़े, और जड़ में ये कॉर्टेक्स हैं, ये बाह्य त्वचा है, ये कॉर्टेक्स, ये अंतस्थ त्वचा, और फिर ये जड़ का जाइलम है। तो मोटा मोटा देखेंगे तो देखिए बच्चों, ये मूल रोम है। मूल रोम की कोशिका में सामान्यतः जल की सांद्रता बाहर की अपेक्षा कम होती है। तो अतः जो मृदा का जल है, केशिकीय जल, वो इस झिल्ली के द्वारा, जो मूल रोम की कोशिका झिल्ली है, उससे होता हुआ मूल रोम में आ जाता है, जिससे कि मूल रोम में जल की सांद्रता पास वाली जो कोशिका है कॉर्टेक्स की, उससे क्या हो गई, अधिक हो गई। तो अब जल क्योंकि अधिक हो गई तो इससे जल किस में आ जाएगा, इसमें। अब इसकी सांद्रता इससे ज्यादा हो गई तो अब इसमें आ जाएगा, और ऐसे चलते चलते जड़ जो जल है वो अंतस्थ त्वचा द्वारा पेरिसाइकिल से होता हुआ जड़ के जाइलम में आ जाता है। एक और बच्चों बात ध्यान रखनी है, जो जाइलम है, जाइलम ऊतक है, जड़ का अलग है, तने का है, शाखाओं का। तना जब हम बात करते हैं तो उसमें शाखाएं सम्मिलित हो जाती है, फिर पत्तियों का। तो व्यवस्था ये रहती है जाइलम तंत्र में कि जड़ का जाइलम, तने का जाइलम और पत्तियों के जाइलम और उनकी शाखाएं, इनकी जो वाहिनिकाएं और वाहिकाएं हैं, एक दूसरे से जुड़कर एक नाल तंत्र बना लेती हैं, जिसे हम जाइलम तंत्र कहते हैं। तो यानी जड़ का जाइलम जुड़ा हुआ है किसके, तने के जाइलम से,
और तने का जाइलम किससे जुड़ा हुआ है? पत्ती के जाइलम से। अब जब ये जल अंदर भर जाता है, अंदर आने लगता है, तो एक दाब के साथ ये ऊपर की तरफ चढ़ता है, जिसे हम कहते हैं मूल दाब। जड़ों के भीतर जल जिस दाब से ऊपर की ओर चढ़ता है, इसे हम क्या कहते हैं? मूल दाब। इस प्रकार से आपने देखा कि जो जड़ों का जाइलम से जो जल है वो मूल दाब के द्वारा तने के जाइलम तक पहुंच जाता है, लेकिन तने का जाइलम बहुत ऊंचा है। अब यहां पर और ऊंचाई तक ले जाने के लिए ये मूल दाब जो है कारगर नहीं है। ये बात ठीक है कि इस मूल दाब की सहायता से जो मृदा का जल है वो तने के जाइलम तक चला गया, लेकिन उससे ऊपर ये मूल दाब की सहायता से नहीं जाएगा। इसके लिए फिर अलग व्यवस्था है, उसे हम देखना पड़ेगा। तो मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण हो गया, फिर उसके द्वारा है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। अब आपके पास एक नई टर्म्स आ गई, वाष्पोत्सर्जन। आप कहेंगे सर वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो समझिए वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। पौधे के वायवीय भागों द्वारा, जो एरियल पार्ट्स हैं, हवा में रहने वाले पार्ट हैं, और मुख्य रूप से पत्तियों के लिए कही जा रही है ये बात, जल की वाष्प के रूप में हानि, जल को यानी वाष्प के रूप में खर्च करते रहना। जल जो है वो वाष्प के रूप में उड़ाया जा रहा है पौधों की द्वारा, पत्तियों के द्वारा, इसे ही हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगर मैं एक शब्द में कहूं तो पौधे के वायवीय भागों द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। और ये मुख्यतः किसमें हो रहा है? पत्तियों में। और किसके द्वारा हो रहा है? रंध्रों के द्वारा हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एक पत्ती हमने यहां पर दिखाई है थोड़ी बड़ी करके, इसी वृक्ष की पत्ती बड़ी करके दिखाई है। इसमें रंध्र हैं, रंध्र की संरचना आप पहले जान चुके हैं। तो ये रंध्र बच्चों क्या करते हैं, जैसे ही इन्हें जल चाहिए वाष्पोत्सर्जन के रूप में, तो ये जल को ऊपर की ओर वाष्प बनाकर उड़ाते रहते हैं अपनी सतह से। तो जल की वाष्प के रूप में हानि क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। और जब ये जल जो है लगातार ऊपर की तरफ भागता रहता है, तो इससे खिंचाव ऊपर की तरफ उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। तो इस वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण मूल दाब तक जो जल आया है उसे ऊपर की तरफ एक गति मिलती है कि भाई अब हमें ऊपर की तरफ चलना है, जब नीचे से ऊपर की तरफ हमें गति करनी है। इसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। लेकिन इस वाष्पोत्सर्जन की घटना को जो जल की वाष्प के रूप में हानि कर रहा है, कुछ फैक्टर हैं जो नियंत्रित करते हैं, कुछ भौतिक फैक्टर हैं, वातावरण के तत्व हैं। जैसे अगर वायुमंडल की नमी, अगर वायुमंडल में ऑलरेडी पहले से ही नमी मौजूद है, तो ये वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है, क्योंकि और नमी नीचे, नमी में वाष्पोत्सर्जन कम होगा। कंसंट्रेशन पहले से ही ज्यादा, सांद्रता बाहर पहले से ही ज्यादा है, तो अंदर से जल नहीं जाएगा, दूसरी या कम जाएगा। दूसरी बात है तेज हवा। जितनी तेज हवा होगी, वायु की गति जितनी तीव्र होगी, उतना वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा। जितनी अधिक गर्मी होगी, वाष्पोत्सर्जन की दर उतनी अधिक होगी। तो ये कुछ तत्व, रंध्रों की संख्या जितनी अधिक होगी, वाष्पोत्सर्जन की दर उतनी अधिक होगी, और जितनी अधिक होगी उतना खिंचाव जो है, और जल की उपलब्धता, जल उपलब्ध भी रहना चाहिए, तभी रंध्र खुले रहेंगे और ये जल ऊपर की तरफ खींचेगा। अब इसके बाद है ससंजन बल और आसंजन बल। ससंजन बल और चौथा आसंजन बल। ये भी थोड़ी भूमिका निभाते हैं। ससंजन बल क्या होते हैं? एक ही प्रकार के जो अणु हैं, वे एक दूसरे, मान लिया एक अणु पानी का है, दूसरा अणु भी पानी का है, तीसरा अणु पानी का ही है, ये भी एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं।
तो जब जल यहां से जा रहा होता है, जल के अणु ये होते हैं, तो भाई ये जल के अणु जब इनमें वाष्पोत्सर्जन खिंचाव है तो आसंजन बल के द्वारा भी जल के अणुओं की जो एक अटूट लड़ी बन जाती है कि भाई ये जल के अणु नीचे से ऊपर की तरफ वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण एक अटूट लड़ी के ऊपर की ओर खिंचते चले जाते हैं। तो ये ससंजन बल जो है, एक ही प्रकार के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल कार्य करता है उसे हम ससंजन बल कहते हैं। दूसरा, जाइलम एक निर्जीव ऊतक है, एक मृत ऊतक है। इसकी जो कोशिका भित्तियां वाहिनी और वाहिकाओं की, उनमें एक लिग्निन नाम का पदार्थ होता है और लिग्निन पदार्थ में और जल के अणुओं के बीच में भी एक आकर्षण बल कार्य करता है। जब विपरीत पदार्थ के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है उसे हम आसंजन बल कहते हैं। और ये आसंजन बल के कारण जल के जो अणु हैं ये चिपक चिपक कर वाहिनी और वाहिकाओं की दीवार से ऊपर की ओर बढ़ते हैं और इस प्रकार से जितनी भी ऊंचा वृक्ष हो वहां की चोटी तक जल पहुंच जाता है। तो हमने देखा कि भाई जल का संवहन करने के लिए, जल का परिवहन करने के लिए वाष्पोत्सर्जन खिंचाव जरूरी है, मूल दाब की भी आवश्यकता है, ससंजन बल की भी आवश्यकता है और आसंजन बल की भी आवश्यकता है, और जल पौधों तक पहुंच जाता है। जल में घुले हुए खनिज लवण भी उनके साथ साथ पहुंच जाते हैं। तो ये हुआ जल का संवहन। और जल का संवहन आप देख रहे हैं निर्जीव ऊतक के द्वारा हो रहा है, केवल नीचे से ऊपर तक हो रहा है और इसमें प्रायः कोई ऊर्जा खर्च नहीं की जा रही है। अब हम देखेंगे पौधों में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण। पौधों में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण। जब हम पौधों में भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण की बात करते हैं भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण, तो ये किस ऊतक के द्वारा होता है हम पहले ही बता चुके, फ्लोएम ऊतक के द्वारा। फ्लोएम ऊतक। और आप कक्षा 9th में फ्लोएम ऊतक की संरचना आपने पढ़ी थी कि फ्लोएम ऊतक में चालनी नलिकाएं होती हैं, सह कोशिका होती हैं, कंपेनियन सेल होती हैं, फ्लोएम तंतु होते हैं, फ्लोएम मर्दूतक होते हैं। यानी फ्लोएम के निर्माण में क्या क्या है? चालनी नलिकाएं हैं, सहायक कोशिकाएं हैं, फ्लोएम तंतु हैं, फ्लोएम मर्दूतक हैं। इनमें चालनी नलिकाएं और सहायक कोशिकाएं जो है वो मुख्य रूप से भाग लेती हैं इस कार्य को करने के लिए। अब भोज्य पदार्थ बने कहां है भाई? आपने कहा भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है कहां? मुख्यतः कहां होती है? पत्तियों में। तो पत्तियों में भोजन का निर्माण हुआ है, लेकिन ये भोजन तो पूरे के पूरे पौधे को चाहिए, जो हर एक कार्य कर रहा है उसे ऊर्जा चाहिए। तो ये भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण भी अधिक सांद्रता वाले स्थानों से कम सांद्रता वाले स्थानों की ओर होना शुरू होता है ना। अब यहां पे दो तरीके हो सकते हैं। एक वो जब पौधा सामान्य अवस्था में है ना, और भोज्य पदार्थों का संवहन कर रहा है, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा भोज्य पदार्थ होते हैं तो कुछ अंगों में संचित कर दिए जाते हैं, मुख्यतः जैसे जड़ों में संचित कर दिए जाते हैं। आप देखते हैं एक समय ऐसा आता है पतझड़ का कि जब सारी पत्तियां गिर जाती हैं, और जब सारी पत्तियां गिर जाती हैं तो प्रकाश संश्लेषण तो हो नहीं रहा होगा, तो उस समय क्या होगा? तो भाई उस समय जो जड़ों में भोजन संचित है वो ऊपर कलिकाओं तक भेजा जाता है। तो यानी फ्लोएम में अगर हम देखें भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण, वो तो सामान्य अवस्था में ऊपर से नीचे की तरफ भी हो रहा है जब सामान्य पत्तियां बना रही है, लेकिन जब दशाएं अनुकूल नहीं है तो भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण नीचे से ऊपर भी हो रहा है, यानी सभी दिशाओं में हो रहा है। इसी प्रकार से अगर तना मोटा है ना, तो यानी सभी दिशाओं में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ये जाइलम होता है बीच में, और ऊपर से नीचे, और विपरीत कंडीशन में नीचे से ऊपर होता है। किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। और सांद्रता प्रवणता के कारण ये होता है, नंबर 1। नंबर 2,
भोज्य पदार्थों में जैसे सुक्रोज जैसे एमिनो अम्ल जैसे पदार्थ हैं और कुछ हमारे कुछ हार्मोन्स हैं जो वृद्धि कारक तत्व हैं, इन सभी का स्थानांतरण होता है और इसमें बच्चों ऊर्जा खर्च की जाती है। ये एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्च करके पदार्थों का स्थानांतरण होता है फ्लोएम के द्वारा। तो हमने देखा आज की वीडियो में कि भाई जल का संवहन जाइलम के द्वारा केवल एक दिशा में नीचे से ऊपर की ओर बिना ऊर्जा खर्च किए होता है। खाद्य पदार्थों का संवहन सभी दिशाओं में ऊपर से नीचे भी, नीचे से ऊपर भी और परिधीय रूप में भी होता है ऊर्जा खर्च करके। इस प्रकार से पेड़ पौधे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आशा है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जो आपकी क्वेरी हो उसे कमेंट्स के माध्यम से लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।